कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों, आज आपके इसी चैनल पर मैं विकास कुमार नाई, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आपको राजनीति विज्ञान के MSQs के शुरुआत करूंगा। तो आज हम अध्याय ले रहे हैं आपका अंतिम वैश्वीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? पहला ऑप्शन है A.G. फ्रैंक, दूसरा है वोलरस्टीन, तीसरा है नोम चोम्स्की। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों में समाहित करता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। ठीक है, ये लगभग सारे क्षेत्र हैं, सबको ही समाहित करता है। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? निर्धन, उद्योगपति, पूंजीपति, कोई नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं निर्धन या गरीब लोग। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या उदारवाद? तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, उदारवाद। साम्यवाद और समाजवाद एक ही विचारधारा से निकले हुए हैं। सबसे पहले साम्यवाद आया था, उसके अंदर एक नई विचारधारा पैदा हुई, समाजवाद, जिस पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है। अराजकतावाद ये एक अलग ही विचारधारा है। उदारवाद के तहत वैश्वीकरण की ये नई जो क्रांति आई है, उदारवाद की तरह आई है। वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण कौन सा है? प्रौद्योगिकी, मुद्रण, लेखन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वैश्वीकरण एक नवीन विचारधारा है। इसमें टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बड़ी है, वैश्वीकरण उतना ही ज़्यादा बड़ा हुआ है। क्योंकि मुद्रण और लेखन ये तो लंबे समय इतिहास से ही चले आ रहे हैं, तो इससे इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ है। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान? तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, जापान। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में उन्नति किस कारण हुई है? मुद्रण में उन्नति, लेखन में उन्नति, प्रौद्योगिकी में उन्नति या उपरोक्त में से कोई नहीं? जैसे वैश्वीकरण का मुख्य ये है कि जैसे विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही तो लंबे समय से हम देखते हैं इतिहास में, तभी से ये आवाजाही तो शुरू हो रही है। परंतु इसके प्रवाह में सबसे ज़्यादा तेज़ी किसके कारण आई है? प्रौद्योगिकी के कारण आई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जैसे वर्तमान समय इंटरनेट आ गया है, ठीक है, तो इससे क्या होगी? संचार की क्रांति में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई। वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में वृद्धि हुई है, एक समान रहती है, कमी आती है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कमी आती है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वैश्वीकरण ये है कि एक देश में दूसरा देश है वो अपनी निवेश क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती है जो किसी दूसरे देश को व्यापार करने से रोक नहीं सकती। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और विश्व व्यापार संगठन हो गया, जिसके कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो किसी देश को ये व्यापार करने से रोक नहीं सकता। तो उस देश में ताकत इसलिए कम होगी कि वो देश वाले अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है तो उनको रोक नहीं सकती। तो इसी कारण हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में कमी आ गई। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? कोई वस्तु उपयोग हेतु और कोई व्यक्ति का आजीविका हेतु एक देश से दूसरे देश में जाना। इसमें होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें वस्तु भी जा सकती है, पूंजी भी जा सकती है और व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए दूसरे देश जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विश्व के एक हिस्से में विचारों को दूसरे हिस्से में पहुंचाना, व्यापार या आजीविका की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाना, किसी भी जानकारी को विश्व के दूसरे हिस्से में पहुंचाना।
ठीक है, तो ये A, B, C ये तीनों ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले विचार वाला आ गया, दूसरे में आ गया आजीविका वाला, तीसरे में आ गया विश्व के किसी भी जानकारी को एक हिस्से में दूसरे हिस्से में पहुंचाना। इसमें ऑप्शन डी में ये दिया है इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में प्रस्तावित करना, पहुंचाना। तो इसमें एक देश की बात आ रही है और हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व की बात। आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होना, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह कम होना। तो इसका आप देखते ही समझ गए, विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक प्रवाह का तेज होना। वैश्वीकरण के आलोचक अनेक तर्क देते हैं, जिसमें वामपंथी रुझान करने वाला तर्क है। वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवादी अवस्था है जो धनिक लोगों को निर्धन बनाती है। यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो धनिकों को और अधिक धनी और गरीबों को और अधिक गरीब बनाती है। ठीक है, तो वामपंथियों ने क्या कहा है कि यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो धनिकों को और अधिक धनी तथा गरीबों को और अधिक गरीब बनाती है। कैसे? क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं, जो धनिक वर्ग होते हैं, तो वो तो अपना व्यापार एक दूसरे देश से दूसरे देश में कर लेते हैं, क्योंकि उसको वैश्वीकरण के तहत छूट भी मिल जाती है, कुछ नियम भी ऐसे बने हैं। परंतु जो गरीब होते हैं, उस देश में काम कर रहे हैं, उनका जो कारोबार है वो चौपट हो जाता है पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, जो धनिक वर्ग हैं, जो पहले अपने एक देश में ही सीमित थे, तो वहीं पर ही उनका पूरा सामान वगैरह माल बिकता था, तो फिर उनको क्या मिल जाता है, पूरे विश्व का बाजार उन्हें मिल जाता है, तो वो और अधिक ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। वैश्वीकरण प्रत्येक अर्थों में सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि वैश्वीकरण के अर्थ सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक जैसे पूंजीवादी जो देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, उसमें सकारात्मक प्रभाव है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो गरीब है, जिसमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिला है। वैश्वीकरण का प्रभाव है सर्वत्र एक समान होता है, शून्य होता है, इसमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण का प्रभाव विषम होता है, यानी हमने पढ़ा था कहीं पर सकारात्मक भी हो सकता है, कहीं पर नकारात्मक भी हो सकता है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी सूबों में के परिणाम स्वरूप भारत के आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल के निर्यातक देश था, परंतु बने बनाया सामान का भारत आयातक देश था, भारत निर्यातक देश था, उपयुक्त दोनों। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत कच्चे माल का क्या था, कच्चे माल का तो निर्यातक था और जो बना बनाया माल था उसका आयातक था। वैश्वीकरण का प्रभाव है एक आयामी अवधारणा, द्विआयामी अवधारणा, बहुआयामी अवधारणा। इसमें होगा ऑप्शन सी। इसमें हम देखते हैं वैश्वीकरण का सामाजिक अवधारणा पर प्रभाव पड़ा है, आर्थिक पर भी पड़ा है और राजनीतिक भी पड़ा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी एक आयाम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, ये क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचकों इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर तर्क देते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से सबल किंतु राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर बनाता है। यह राज्य को मजबूत किंतु आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर बनाता है। राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमज़ोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमज़ोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की इसमें आवश्यकता है। नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना, जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, कॉमिन्टर्म, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अस्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई, दिल्ली में, कलकत्ता में, वाशिंगटन में या डी मुंबई में। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी मुंबई में। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ, संकुचन हुआ, प्रभाव शून्य हुआ या इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन ये, इसका विस्तार हुआ, क्योंकि वैश्वीकरण जैसे आया है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एक देश से दूसरे देश में अपना व्यापार का विस्तार किया है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई, कमी हुई या उलझ या उपरोक्त सभी। तो इसका आपको सबको पता है, वैश्वीकरण आने से इसमें व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव
आपको पता है बढ़ा है। वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में एक समान हुआ, भिन्न भिन्न हुआ, शून्य हुआ या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वैश्वीकरण का किसी पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, किसी पे सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल क्लास में दूसरा टॉपिक लाएंगे।